नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपने इस एपिसोड में हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं, ये मुद्दा बड़ा ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इससे न केवल पूरी दुनिया परेशान है बल्कि अब भारत भी परेशान होने जा रहा है। मुद्दा क्या है? मुद्दा जुड़ता है इजराइल और ईरान से, क्योंकि दोनों देशों के बीच में इस समय जो स्थिति है वो बड़े ही तनावपूर्ण है और अब जो स्थितियां हैं वो अब जंग की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी कारण से न केवल मिडिल ईस्ट इस मुद्दे से परेशान है बल्कि इससे अब भारत के ऊपर भी बड़े प्रभाव देखने को मिलने शुरू हो गए हैं। तो यही आज हमारा चर्चा का विषय है कि आखिर अगर ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध होता है तो इसका जो प्रभाव है, इसका जो असर है वो भारत के ऊपर क्या पड़ेगा, इस पर हम खास तौर पे चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस यूपीएससी स्टेट पीसीएस से संबंधित जो कोर्स संचालित कर रहा है, खास तौर पे जो ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव और जो डीएलपी कोर्स हैं, इन पर संस्कृति आईएएस 75% तक का डिस्काउंट प्रदान कर रहा है। ये जो डिस्काउंट है, इसकी जो ऑफर की वैलिडिटी है वो 5 से लेकर 10 अक्टूबर 2024 है। यदि आप इस सूचना के बारे में और अधिक इंटरेस्टेड हैं, जानकारी अधिक चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर 9555-124-124 पर संपर्क कर सकते हैं, या ये जो वेबसाइट दी गई है संस्कृति आईएएस की, इस पर विजिट करके संबंधित जो जानकारी है उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमने सूचना देख ली। अब न्यूज़ पर आते हैं कि आखिर मामला क्या है, क्यों ये चर्चा का विषय बनी हुई है। तो देखें तो ईरान ने इजराइल के साथ जंग में पीछे न हटने का ऐलान कर दिया है। देखिए, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये ईरान इजराइल से जुड़ता है और इसमें जो ईरान है, अब ये क्या है कि एक तरह से इसने भी ठान लिया है कि अब इस जंग में वो पीछे नहीं हटेगा। और यहाँ के जो सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्ला अली खोमेनी, इन्होंने तो ये कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर इजराइल पर फिर से ईरान हमला करेगा। ये मामला क्या है कि 2-3 दिन पहले का है, जिसमें ये देखा गया कि ईरान ने लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के ऊपर अटैक किया और उसके बाद इजराइल पूरी तरह से बौखला गया है। और अब इजराइल क्या है कि एक तरह से ईरान को पूरी तरह से नेस्ता नाबूद करने की ठान ली है। और अब इजराइल का ये कहना है कि वो ईरान के जितने भी सामरिक स्थल हैं, परमाणु स्थल है, जो वहाँ ऊर्जा के स्थल है, उन्हें पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर देगा। यही नहीं, वहाँ के इजराइल के जो वहाँ के विभिन्न जो अधिकारी हैं, जो राजनेता हैं, सबकी यही मांग है कि आखिर अब ईरान को किस तरह से सबक सिखाया जाए, जिससे ईरान ही नहीं बल्कि उसके सहयोगी जो राष्ट्र हैं उन्हें भी सबक सिखाया जा सके। और इसी घटनाक्रम में अब ईरान भी क्या है कि कूद चुका है। अब वो भी ये ठान चुका है कि हम इस युद्ध में पीछे हटने वाले नहीं हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम फिर से अटैक करेंगे इजराइल के ऊपर। यही पूरा मामला है। इजराइल और ईरान के बीच में भी जो जंग है, अब इस जंग की आशंका तेजी से बढ़ती जा रही है। और अगर ऐसा हुआ, अगर युद्ध हो रहा है, और युद्ध तो एक तरह से शुरू ही हो चुका है, अब यही है कि इस युद्ध का जो स्वरूप है, इस संघर्ष का जो स्वरूप है, अब बढ़ता ना जाए। क्योंकि अभी हाल ही में जो पश्चिम की शक्तियां हैं, जो बड़े महाशक्तियां हैं, यूएसए है, फ्रांस है, यूके है, रसिया है, इन सभी ने अपनी प्रतिक्रिया किसी न किसी देश के पक्ष में दिया है। इस कारण से पूरा जो विश्व है ये 2 ध्रुवों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुछ यहाँ पर इजराइल के पक्ष में तो कुछ ईरान के पक्ष में। और अगर ये स्थिति और आगे बढ़ी तो फिर क्या हो सकता है कि महाजंग का, चूंकि इजराइल के द्वारा पहले ही ऐलान किया जा चुका है और अब इसमें ईरान भी पीछे नहीं हट रहा, तो अब स्थितियाँ और भी गंभीर हो सकती हैं। यही चर्चा का विषय है। इसमें महत्वपूर्ण अगर बिंदुओं की बात करें कि आखिर अगर ये जंग हो रहा है तो मिडिल ईस्ट पर क्या प्रभाव होगा, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर भारत क्यों चिंतित है इतना, भारत के ऊपर इस युद्ध का, इस संघर्ष का क्या बुरा असर पड़ने वाला है। ये महत्वपूर्ण बिंदु हमारे लिए है। कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर अगर चर्चा करें तो भारत और ईरान के बीच में जो भी व्यापारिक समझौते हैं उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो अनाज फसलें हैं, इसके
अलावा अगर देखें तो चाय है, सनफ्लावर है, गोल्ड है, ऐसे कई सारे विषय हैं जो काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं। थोड़ा सा मामले को और डिटेल में हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। तो देखिए, ईरान के जंग का ऐलान कर दिया है। पृष्ठभूमि हमने बताया कि इसमें इससे पहले क्या है कि यहाँ पर देखें तो ईरान के द्वारा बड़े स्तर पे इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल का द्वारा अटैक किया गया। ये अलग बात है कि इजराइल के ऊपर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ा, क्योंकि उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत है। दुनिया के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम में इजराइल का माना जाता है और उसमें भी अमेरिका उसका सहयोगी है। इस कारण से वहाँ का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही उन्नत किस्म का है और इसी कारण से ईरान के द्वारा जो मिसाइलों से अटैक किया गया था उसमें सीमित स्तर पर वहाँ पर कुछ इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और 1-2 लोगों के हताहत या उन्हें जख्मी होने के बारे में अभी तक न्यूज आया है। लेकिन इसके बाद क्या है कि इजराइल ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इजराइल ने एक तरह से महाजंग का ऐलान कर दिया है और उसका ये कहना है कि हम ईरान को इस तरह का सबक सिखाएंगे कि ईरान ही नहीं बल्कि उसके सहयोगी जो देश हैं वो भी इसके बाद ऐसी गलती करने की नहीं सोचेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें अब ईरान इस प्रतिक्रिया के बाद क्या है कि फिर से अपना रिएक्शन दे रहा और अब ईरान भी कह रहा कि हम इस जंग में पीछे नहीं हटने वाले हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम फिर से इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे। और यही पूरा मामला है। इसी कारण से अगर देखें तो ये मामला पूरी तरह से उलझा हुआ है। अगर इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे तो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले को जायज़ ठहराया है ईरान ने और ये भी कहा है कि अपनी धरती की जो रक्षा करनी है, जो रक्षा करने का अधिकार है वो सभी को है। और इस कारण से अब ये मामला और पेचीदा हो रहा है, क्योंकि पहले से ही क्या है कि जो इजराइल है वो हमास के इस वर्ष 2023 के अटैक के लिए हमास को पूरी दुनिया में खोज कर तबाह कर रहा है और अगर ईरान उसको जायज़ ठहराए तो अब क्या है कि दोनों देशों के बीच की जो स्थिति है वो और गंभीर हो जाएगी। उसमें भी अगर ईरान के जो एक बड़े नेता हैं उनकी अगर बात करें तो वो है आपके यहाँ पर खुमनई। इन्होंने कुरान की आयतों का हवाला देते हुए ये कहा कि मुसलमानों से एकजुट होने का आह्वान करता हूँ, यानी जो भी मुस्लिम कंट्री हैं वो एकजुट हों और वो मिलकर इजराइल और उसके जो सहयोगी देश हैं उनसे बदला ले। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि चूँकि इस तरह का अगर ऐलान इन मुस्लिम कंट्री के द्वारा किया जा रहा है तो यहाँ की जो स्थिति है वो काफ़ी तनावपूर्ण हो सकती है। क्योंकि एक तरफ क्या होगा कि ईरान और उसके सहयोगी देश होंगे तो दूसरे तरफ इजराइल और इजराइल के पक्ष में जो पश्चिमी देश हैं, जो सुपर पावर हैं वो हैं। और अगर इन दोनों के बीच में जंग हुआ तो वो कोई सामान्य जंग नहीं होगा बल्कि एक तरह से वर्ल्ड वार होगा। इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि ये स्थिति बड़ा ही तनावपूर्ण होगी। यहाँ के सर्वोच्च नेता ने ये कहा है कि हिजबुल्ला और हमास का साथ देता रहेगा ईरान। और अब इस स्टेटमेंट के बाद इजराइल और ईरान के बीच की स्थिति तो सामान्य हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक तरफ जो इजराइल है ये हिजबुल्ला और हमास होती ऐसे जो विभिन्न आतंकवादी ग्रुप्स हैं वो उसके टारगेट पे होते हैं। और अगर ईरान खुले मंच पर इस तरह का ऐलान करता है तो फिर इजराइल अब मानने वाला नहीं है। पिछले साल 7 अक्टूबर की आधी रात हमास ने इजराइल पर आतंकी हमले किए थे। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ मोर्चा खोला था और फिलहाल जो इजराइल है ये हमास के साथ जो हिजबुल्ला आतंकवादी संगठन है इसके खात्मे में लगातार जुटा है और खोज कर कहें तो लेबनान में, फ़िलिस्तीन में और जहां भी इस संगठन ये हिजबुल्ला और जो हमास है होती है इनके जो संगठन के विभिन्न कह सकते हैं जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इजराइल बड़े स्तर पर अटैक कर रहा है। अब देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही जा रही है कि अगर ये युद्ध हो रहा है तो इससे पूरा मिडिल ईस्ट प्रभावित होगा। मिडिल ईस्ट ही नहीं प्रभावित होगा बल्कि भारत भी चिंतित है और ये कहा जा रहा है कि अगर ये इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हो रहा है तो भारत के ऊपर भी इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यही मूल मुद्दा है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि अगर ये युद्ध होता है तो भारत के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। तो देखिए, भारत और ईरान की अगर बात करें तो दोनों के बीच में व्यापारिक जो कह सकते हैं कि समझौते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ख़ास तौर पे अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के दृष्टिकोण से देखें तो जो अनाज फसल है, जो बागवानी फसल है, या फिर कह सकते हैं अगर कुछ आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो वहाँ पर आप आएंगे तो गोल्ड है, पेट्रोल है,
इस तरह के जो विभिन्न घटक है वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक एक करके सभी पर चर्चा करेंगे। जैसे अगर फसलों की बात करें या अनाज की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है बासमती चावल। देखिए, भारत बड़े पैमाने पर ईरान को क्या करता है, तो बासमती चावल का निर्यात करता है। इससे कह सकते हैं एक बड़ा कह सकते हैं आर्थिक आय भारत को प्राप्त होता है। दोनों देशों के बीच में व्यापारिक समझौता भी मजबूत होता है। अगर कुछ गवर्नमेंट के डेटा की हम बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो उन आंकड़ों के अनुसार भारत ने वर्ष 2023-24 में ईरान को $680 मिलियन बासमती चावल निर्यात किया था। यही नहीं, भारत अपने यहाँ जो भी पैदा होने वाली ये बासमती चावल है, इसका लगभग आप कह सकते हैं कि 20%, लगभग आप कहिए 1/4 से थोड़ा सा कम हिस्सा जो होता है वो पूरी तरह से ईरान को निर्यात करता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस दृष्टिकोण से, इस आंकड़ों की माने तो ईरान जो है वो भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो ये एक पहला घटक है। दूसरा चाय है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में देखें तो ईरान को $32 मिलियन चाय का निर्यात किया है भारत ने। तो इस तरह से क्या है कि बड़े स्तर पे जो बागानी फसल चाय है इसका निर्यात भारत करता है ईरान को, और इससे एक अच्छी खासी जो कह सकते हैं विदेशी आय है वो भारत को प्राप्त होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण दूसरा घटक है। इसके अलावा सनफ्लावर की बात करें तो ईरान से भारत सनफ्लावर जो ऑयल है इसका आयात करता है, वहाँ से बड़े स्तर पे मंगाता है। और अगर इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध होता है तो देश में, भारत में जो सनफ्लावर ऑयल है इसकी जो मांग है वो तो बनी रहेगी, लेकिन इसकी जो आपूर्ति है वो प्रभावित हो जाएगी। और इस कारण से देखें तो आने वाले समय में इसके प्रभाव जल्द ही देखने को मिल सकते हैं, और कहिए तो एक तरह से मिल भी रहे हैं। देश में जो सनफ्लावर जो ऑयल है इसकी जो मांग है वो तो बढ़ चुकी है, त्योहारों का समय आ चुका है, लेकिन चूंकि सप्लाई नहीं आने के कारण ईरान से क्या है कि इसके दामों में वृद्धि देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर देखिए तो कच्चा जो तेल है, ये मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से कच्चे तेल की जो सप्लाई है वो इस समय बाधित हो चुकी है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की जो कीमतें हैं ये लगातार बढ़ रही हैं। और इसी कारण से अगर देखें तो जल्द ही भारत में क्या है कि जो पेट्रोल है, डीजल है, इनकी कीमतों में वृद्धि देखने को मिल सकती है, और एक तरह से देखिए तो कई जगहों पर वृद्धि की भी जा रही है। तो ये इसी का असर है, और ये असर दिखने भी लगा है। इसके अलावा कुछ अन्य घटकों की अगर बात करें तो इसमें ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स है, ये 0.22% से बढ़कर लगभग $72.14 प्रति बैरल हो चुकी हैं, और इसका जो असर है वो आपकी जेब के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो अगला घटक है वो सोना है। चूँकि बात करें तो इस समय भारत में त्योहारों का जो मौसम है वो प्रारंभ हो चुका है। ख़ास तौर पे जो दशहरा है, दिवाली है, और उसके बाद जो शादियों का मौसम होता है, तो भारत में जो गहनों की डिमांड है, जो सोने की डिमांड है, वो बड़े ही तेज़ी से बढ़ जाती है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो ईरान इजराइल युद्ध के बीच सोने की तेज़ी को परेशान कर सकती है, परेशानी आपकी और बढ़ा सकती है। क्योंकि सोने को हमेशा क्या माना जाता है, सुरक्षित निवेश माना गया है। ऐसे में युद्ध के बीच सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ही नहीं बल्कि सोने की जो मांग है वो बढ़ सकती है, लेकिन सप्लाई प्रभावित होगा, और इस कारण से सोने का जो मूल्य है, जो रेट है, वो बढ़ सकता है, और ये बढ़ भी चुका है, और आने वाले समय में और बढ़ने की आशंका भी है। जैसे अगर बात करें वर्तमान में सोने की जो कीमत है ये 78,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है। माना तो ये भी जा रहा है कि आने वाले समय में ये जो सोने का मूल्य है ये 80,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पे भी पहुंच जाएगा। तो ये हमने देखा कि अगर ईरान इजराइल के बीच में युद्ध होता है तो मिडिल ईस्ट के साथ भारत के ऊपर क्या असर देखने को मिलेगा। अब देखिए, इसके अलावा हम बात करें, चूंकि पूरी चर्चा ईरान के खास तौर पे केंद्र में रखते हुए की गई है, तो थोड़ा सा ईरान के बारे में भी हम देखते हैं कि आखिर जो ईरान है ये विश्व में कहाँ है। इसको समझने के लिए, इसकी भौगोलिक जो अवस्थिति है उसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि विश्व मानचित्र पर ईरान है कहाँ। तो देखिए, अगर हम विश्व मानचित्र को उठाएं तो यहाँ पर आपको ईरान देखने के लिए यहीं पर आपको आना होगा। कैस्पियन सी के साउथ में आएंगे तो यहीं पर आपको ईरान देखने को मिलेगा। ईरान की बात करें तो ईरान का ये बड़ा लार्ज मैप है, और ईरान जो है एक संप्रभु राष्ट्र है।
पश्चिम एशिया में अवस्थित है, बड़ा ही महत्वपूर्ण राष्ट्र है। और सामान्य तौर पे देखें इसके अगर थोड़ा सा इसके बड़े मैप को अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ के जो राजनीतिक मैप है उसकी अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको ये देखना होगा कि जो ईरान है इसकी जो सीमा है कहाँ कहाँ से लगती है। अगर सीमा की बात करें कि जो ईरान है इसकी जो सीमाएं हैं कहाँ से लगती है तो यहाँ पर कई सारे देश आपको देखने को मिलेंगे। देखिए आपको इराक देखने को मिलेगा, तुर्की देखने को मिलेगा, आर्मेनिया देखने को मिलेगा, अजरबैजान देखने को मिलेगा, तुर्कमेनिस्तान देखने को मिलेगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इस तरह से ये महत्वपूर्ण देश हैं जिनकी सीमाएं क्या है कि वो ईरान से लगती हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो इसका क्षेत्रफल है वो काफ़ी बड़ा है। अगर देखें तो ईरान क्या है कि मध्य पूर्व का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है और पूरे दुनिया में देखें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 17वें नंबर पे आता है। दुनिया का ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 17वां सबसे बड़ा देश है। यह पश्चिम एशिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर होने के साथ देश में प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में भी कहें तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा थोड़ा सा इसके फिजिकल जो अवस्थितियां हैं ये देखिए, ईरान का ये फिजिकल मैप है, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो देखिए यहाँ पर प्रमुख जो कह सकते हैं जो सीमावर्ती देश हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे इधर से आप बढ़ेंगे तो इधर से एक एक करके अगर देखेंगे तो इराक है, सऊदी अरब है, अजरबैजान है, अफ़गानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, पाकिस्तान है, ये सारे देश हैं। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्र हैं जो आपको जानना है उसमें इसके उत्तर में जो कैस्पियन सी है ये आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। साउथ में आएंगे तो पर्शियन गल्फ आपको देखने को मिलेगा। यही नहीं, गल्फ ऑफ ओमान भी आपके इसके दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर एक महत्वपूर्ण जल संधि भी आपको देखने को मिलेगी, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। तो ये आपको बताना है कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है किन दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ती है और किन दो स्थलीय खंडों को अलग करती है, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर ईरान की जो राजधानी है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये ईरान की राजधानी है। इसके अलावा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं पर्वतीय क्षेत्र हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर जो बड़े पर्वत क्षेत्र हैं उसमें उत्तर में आएंगे तो एल्ब्रुज जो माउंटेन है ये आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर इसके कहिए तो पश्चिम में या दक्षिण पश्चिम में आएंगे तो ये उत्तर से दक्षिण एक पर्वत का विस्तार आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है जैग्रोस पर्वत। इसके अलावा यहाँ पर कई सारी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं और आप देखेंगे तो जो ईरान है ये पठार और पहाड़ यहाँ पर बिखरे हुए हैं, काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है। और यहाँ पर जो हम कह रहे हैं सबसे जो ऊंचा बिंदु है, सबसे जो हाईएस्ट प्लेस है वो आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है माउंट दामवद। ये यहाँ की सबसे कह सकते हैं कि ऊंचा यहाँ का पॉइंट है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक तरह से देखिए ये माउंट दामवद दिया गया है, ये एल्ब्रुज जो पर्वतीय क्षेत्र है उसी में ये अवस्थित है। यहाँ पर कई सारे कह सकते हैं कि आपको मरुस्थल नुमा क्षेत्र भी देखने को मिलेंगे जिसमें दस्ते कबीर है, या ये जो दस्ते कबीर है ये खास तौर पे जो बलुआ पत्थर है, जो बालू है, सैंड है, या फिर नमकीन जो रेगिस्तान है उसके दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये एक बड़ा नमकीन रेगिस्तानी पठार है जो गर्मियों में देखें तो पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म जो स्थान होते हैं उनमें शामिल है। और देश के दक्षिण पश्चिम कोने में आएंगे तो कुछ बड़ी महत्वपूर्ण नदियां देखने को मिलेंगी जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। वो कौन सी नदी है तो यहाँ पर करून रिवर देखने को मिलेगी, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण नदी है। इसके अलावा यहाँ पर 2-3 झीलें देखने को मिलेंगी। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण झील है वो कौन सी है तो वो झील आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी लेक उर्मिया। वो क्या है कि यहाँ की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण झील है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो ईरान है इसकी जो राजनीतिक अवस्थिति है वो क्या है और इसके अलावा इसकी जो भौतिक स्थिति है वो क्या है, इस पर हमने चर्चा कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।